हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जेई के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहां पे ध्यान से सुनो क्या लिखा है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड अ टॉर्क, अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, a torque but not a force, neither a force nor a torque। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक नीडल या फिर एक मैग्नेटिक नीडल को अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो सकता है, किसे हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करेंगे जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो ऊपर नीचे, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा हो रही है, या फिर इसका फील्ड की डायरेक्शन जो है आर्बिट्री, एक ही डायरेक्शन में ना हो कि थोड़ी बहुत इधर उधर एक दो फील्ड लाइंस इधर उधर हो सकती है, तो इसे हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब देखो टॉर्क क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहने से ही टॉर्क हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, राइट। एक नीडल को टॉर्क मिलेगा, है ना। टॉर्क क्या हो रही है कि दोनों तरफ से टॉर्क किसे कहते हैं, अगर एक नीडल है यहाँ पे, टॉर्क कैसे लगेगा कि अगर ये बीच वाले एक्सिस से थोड़ा सा रोटेट कर रहा है तो इसी को हम टॉर्क कह रहे हैं। अब वो रोटेट किस तरह से होगा, चाहे इधर फोर्स लगे चाहे इधर फोर्स लगे, ये थोड़ा सा रोटेट होगा, है ना। तो टॉर्क तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो मैग्नेटिक फील्ड, इससे लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी कि टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क तो हमें पता है होगा। अब फोर्स की बात करते तो फोर्स का क्या सीन हो जाता है कि अगर हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और हमने मैग्नेट के नीडल को अलाइन करके रखा है उसी तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में फोर्स हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए तब हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा फोर्स भी रहेगा, टॉर्क भी रहेगा, है ना, फोर्स भी रहेगा और टॉर्क भी रहेगा। तब सिर्फ ये रोटेट नहीं होगा, शायद ये सेंटर ऑफ मास से इसकी मूव भी कर सकती है एंड ये रोटेट भी हो सकता है, तो दोनों मोशन इसके साथ में होंगे। सो वी कैन राइट फोर्स एंड टॉर्क बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से देखते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव्स लाइक बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी को आंख बंद करके हम टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को पढ़ी थी या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जाना था, तो हमने जाना था कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो वैसे तो रूम टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है, फिर फेरोमैग्नेटिज्म शो कर रही है, बट जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करते जाऊंगा इसकी वही प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होते जाएगी। मतलब एक फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर को अगर मैं बहुत हीट करूं, बहुत हीट करने का मतलब है कि क्यूरी टेम्परेचर से अगर अधिक यानी क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा अगर मैं इसे हीट कर दूं तो मेरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी पैरा फेरो ये वाली। अ परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर व्हिच इज फिल्ड विथ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Okay, the whole system is placed in a uniform magnetic field, then the field inside the paramagnetic substance is। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एक स्फीयर है जो कि डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक के अंदर हमने कैविटी बना के एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है, जैसे कि ये पी रखी। अब
इस पूरे सिस्टम को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। ठीक है, किस में डाल दिया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। अब जैसे ही इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, हमें क्या पता है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, इसके थ्रू जाएगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल आउट करेगी। तो भले ही इसके सेंटर में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, बट इसके आउटर कवरिंग एक डायमैग्नेटिक से की गई है। तो डायमैग्नेटिक के अंदर ही अगर फील्ड लाइंस ना जा पाए तो पैरामैग्नेटिज्म किस तरह से शो करेगा? राइट, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन, द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0। ठीक है, फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0। ओके, समझ में आ गई बात? ये था B था, यहां पे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ B बट ऑपोजिट टू द B। यहां पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ B बट पैरेलल टू द B। तो ये तरफ हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो घुस ही नहीं पा रहा है ना, कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि आउटर कवरिंग इसकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, द मटेरियल सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव लो रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी। तो जब भी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी का क्वेश्चन आए तो एक आप हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करके रख लो। ओके, समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो सब्सटेंस है जो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाती है, क्विकली डिमैग्नेटाइज भी हो जाती है। जैसे स्विच ऑन करते वो मैग्नेट बनती है, जैसे स्विच ऑफ करते वो डिमैग्नेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता है ना? रिटेंटिविटी क्या होती है कि कितनी, अगर रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटाइज करना मैं बंद कर दूं और फिर इसे डीमैग्नेटाइज किया जाए, तो वो जो रिटेन प्रॉपर्टी है कि थोड़ा वो मैग्नेट बन जाता है, थोड़ा वो परमानेंट मैग्नेट की ओर शिफ्ट हो जाता है, उसे हम रिटेंटिविटी कहते हैं। तो जिसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, जिसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है, राइट, उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें क्विकली डीमैग्नेटाइज भी करना है ना? अब देखो, ये होगी रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी। तो इससे हमें समझ में आ गया क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल होंगी, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, इसकी रिटेंटिविटी होनी चाहिए लो। तो लो रिटेंटिविटी हमें पता चल गया। अब लो रिटेंटिविटी ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों में दी गई है। ठीक है, अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक नीट में भी पूछा गया था। ओके, तो उस वीडियो में भी मैंने बताया है इस टाइप का क्वेश्चन को एक बार। ओके, अब बारी आती है कि कोर्सिविटी की। कोर्सिविटी क्या है? कोर्सिविटी है कि डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो हमें फील्ड इंटेंसिटी देनी पड़ती है, राइट? अगर हमें बहुत ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी देनी पड़े डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि उस पार्टिकल की या फिर उस सब्सटेंस की रिटेंटिविटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वैसा नहीं है, तुरंत स्विच ऑफ करो ये डीमैग्नेटाइज हो रही है। तो इसकी जो कोर्सिविटी है, यानी कि जो हमें डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी देनी होगी, वो भी कम ही देनी पड़ेगी, राइट? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। समझ में आ रही है बात? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल आर एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज आर अलाउड फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम जब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि जो इसकी परमिएबिलिटी है ये 0 से 1 के बीच में रहती है, और इसकी जो परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये कौन से केस में हम पढ़े थे? डायमैग्नेटिक के केस में। ओके, तो अब ऑप्शन में मिला दो। ऑप्शन में मिला लो कि अगर म्यू आर हमारा 0 से 1 के बीच में आ रहा है और एप्सिलॉन आर अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। तो एप्सिलॉन आर 1 से ज़्यादा दो टर्म्स में आ रहे हैं, 1 में, एक ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन सी में। अब ऑप्शन ए में देखो म्यू आर इज 1.5 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सी बात है, बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, जेई के एग्जाम में पूछा गया था। अब चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो करूंगा उसमें भी एक इसी टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। नीडल्स N1, N2, N3 आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close
to them will attract N1 strongly, N2 weakly and repel N3 weakly. Okay, or N1 strongly but repel N2 and N3. Attract all of them, attract N1 strongly, N2 strongly but repel N2, repel N3, सॉरी, है ना। तो अब कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट में हमने जो देखा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होती है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, वो क्या करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड EMF। ठीक है, EMF का मीनिंग थोड़ा अलग हो जा रहा है तो मैं सिंपली एक्सटर्नल B लिख देता हूं। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो चाहती है कि उसके अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको क्या देखेगा, इस तरह से सॉरी, अगर आप इसका इमेज देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने थ्रू से पास करवाना चाहती है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। पैरामैग्नेटिक में हाँ अट्रैक्ट करती है बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज फेरोमैग्नेटिक। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रांगली भी नहीं और वीकली भी नहीं, तो हम फ्रीली हम लिख सकते हैं, फ्रीली अट्रैक्ट। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए डायामैग्नेटिक को तो ये क्या करती है, ये फ्रीली रिपेल करती है। ठीक है, तो यानी कि जो भी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक से बनी होगी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी होगी, वो क्या करेगी, लाइक मैग्नेट को वीकली रिपेल करेगी, फ्रीली रिपेल करेगी। नॉर्मली ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेगी, नहीं, वीकली रिपेल करेगी। सो और N1 हमें अट्रैक्ट करेगी, N2 भी अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि N1 किससे बनी है, N1 बनी है फेरोमैग्नेटिक से, N2 बनी है पैरामैग्नेटिक से, N3 बनी है डायमैग्नेटिक से। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि N3 हमें रिपेल करेगी। N2 क्या है, चूंकि ये पैरामैग्नेटिक से बनी है तो ये अट्रैक्ट करेगी बट वीकली अट्रैक्ट करेगी। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, नॉट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जा रहा है सब। ठीक है, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 weakly and repel N3 weakly. So option A will be the correct answer. ठीक है, समझ में आ रही बात कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन या फिर क्या हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस distance 40 centimeter from its center is found to be 2.4 into 10 to the power minus 4. The magnetic moment of the dipole will be. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल विल बी। तो पहली बात तो पोटेंशियल हमसे पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल V क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने पड़ेंगे उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर। ठीक है, M बाई R स्क्वायर, जहां पे M क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलो अब देखो ये जो पोटेंशियल है हमारे पास, ये हमें दी गई है कितनी, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और हमें ये निकालनी, M निकालनी, तो म्यू नॉट हमारे पास कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 4 पाई। ठीक है, M बाई R स्क्वायर, R कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है। 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास M की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 10 टू द पावर माइनस 7, ये वाला इधर आया, और साथ में क्या रहेगा, ये 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हमारा इधर चला जा रहा है। सो 40 के जगह पे हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे माइनस 2 था तो माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 7 है ना, 4 पाई कैंसिल आउट हुआ तो माइनस 7। सो M की वैल्यू क्या हो रही है, 2.4 10 टू द पावर माइनस 7 ऊपर गया तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 5, और ये जाएगा ऊपर तो प्लस 7 हो जाएगा। सो माइनस 10 टू द पावर 2 आ जा रहा है हमारे पास, इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ रहा है। सो फिर से ये टर्म हमारा
कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर हम कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। सो कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 16 यानी कि 16 इंटू 24 दैट इज 384 और एक पॉइंट है सो 38.4, सो 38.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, कितनी आसानी से हम ये ले आए हैं। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फाउंड 1.6 into 10⁻³ एम्पियर मीटर per meter if the number of turns is 8 per centimeter। ये ध्यान में रखना है, 8 per centimeter पूछा है। So what will happen, the current flowing through the solenoid is, करंट हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी दी गई है यानी कि H इक्वल्स टू हमारा क्या होता है B बाई म्यू नॉट होता है। ठीक है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H लिखते हैं, H इक्वल्स टू B बाई म्यू नॉट लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाती है, म्यू नॉट NI हो जाती है। ठीक है, म्यू नॉट NI। अब ये क्या है, N हमारा क्या है ये हम देखेंगे, 8 पर सेंटीमीटर जो है ये हम देखेंगे। ओके, सो अब बाई म्यू नॉट तो हमारे पास म्यू म्यू कैंसिल होके हमारे पास H इक्वल्स टू आई कितनी NII है। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा H बाई N हो जाएगा। ओके, H बाई N हो गया। अब H हमारे पास कितनी दी गया 1.6 इंटू 10⁻³ और N क्या है, N है 8 पर सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 8 बाई 10⁻⁻² है ना, 8 बाई 10⁻⁻²। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻² इधर गया तो हो जाएगा 10⁻, सॉरी यहाँ पे भी 10⁻⁻² से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बाई 8 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 10। सिंपली यहाँ से 3 और -1 तो एक 10 बचा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.2 और एक 10 मिलके हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट। सो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो 2 एम्पियर करंट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप PYQs में भी एक इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम ससेप्टिबिलिटी इज 2.2 इंटू 10⁻⁵ द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विथ एल्युमिनियम x by 10⁴ देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो पहले थी हमारे पास B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट H, ये थी पहले जब फील्ड उसमें नहीं था। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कब होगा, जब स्पेस में एक एल्युमिनियम की ससेप्टिबिलिटी वाली एल्युमिनियम को इंसर्ट किया गया, तो तब B क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो यहाँ पे परमिटिविटी लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इंटू H। अब म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई यानी कि ससेप्टिबिलिटी इंटू H। ठीक है, म्यू नॉट H को हम B नॉट लिखते हैं, सो सिंपली B नॉट इंटू 1 प्लस काई लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये B नॉट इंटू 1 प्लस काई लिख दिया। अब क्या हो रही है हमारे पास जो B आ रही है, वो क्या हो जा रही है 1 प्लस काई। यहाँ पे या तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ। क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब B माइनस B नॉट बाई B नॉट इंटू 100% इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमें निकालनी है। ये कितनी परसेंट इंक्रीज होगी ये हमें निकालनी है। तो सिंपली अगर मैं आपको बात करें कि 2.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 1 अगर मैं करूं, यानी कि इसको मैं B नॉट प्लस B नॉट काई लिखूं, B माइनस B नॉट इक्वल्स टू B नॉट काई लिखूं और B माइनस B नॉट बाई B नॉट, अगर दोनों तरफ B नॉट से डिवाइड करो तो ये हमारे पास सिंपली काई बचेगा। सो B माइनस B नॉट बाई B नॉट इक्वल्स टू क्या होगा काई, इंटू 100 कर रहे हैं तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। अब ये परसेंटेज इंक्रीज
2.2 इंटू 10⁻⁻, कितना है, -5 इंटू 100। अब हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ निकालना है x की वैल्यू। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वो x बाई 10⁻⁴ टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो 2.2 बाई 10⁻⁵ लिख सकते हैं, यहां पे है 100, एक यहां से 0 कट करूंगा, सो 2.2 10⁻⁴ लिख के यहां पे 10 लिख सकता हूं, मैथमेटिक्स कर रहा हूं, कुछ नहीं। सो अब मैं 10 को अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 बाई 10⁻⁴, सो ये आ गया मेरा x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 22, ठीक है, 22। PYQ में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, बट उसमें डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है ये पूछ लिया गया था, बट यहां पे ट्रिक क्या किया है कि x बाई 10⁻⁴ टाइम्स हो रही है, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेईई पॉइंट ऑफ व्यू के जेईई के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।